हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और जीएसटी के सब्जेक्ट में आज हम आपके साथ न्यू एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। और ये हमारे जीएसटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर एक जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन जो है इस इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उसको मिलता है। सर, क्या होता है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट? अब ये क्रेडिट वर्ड जो है ना, ये अकाउंटिंग की टर्म है। इनपुट टैक्स इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है, आउटवर्ड सप्लाई करता है, तो जो भी उसका पीरियड गवर्नमेंट ने कहा है, मान लेते हैं मंथली पीरियड है, तो मंथली पीरियड में जो भी उसने आउटवर्ड सप्लाईज की होंगी उसके ऊपर जो भी टैक्स उसका बनता है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो सारा टैक्स आपको देना नहीं है। जो टैक्स आपने इनवर्ड सप्लाईज के ऊपर पहले से दे रखा है उसको यूज कीजिए और फिर जो नेट बनेगा वो आप हमें पे कीजिएगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपकी बुक ने नेक्स्ट पेज पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के समझाया है, बस एक बार रीड कर लीजिए। वो कह रहे हैं सपोज मिस्टर ए एक रजिस्टर्ड होलसेलर है मुंबई में, तो आईटीसी के लिए पर्सन का जीएसटी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो एक रजिस्टर्ड पर्सन है। उसने परचेज की है 5 लाख रुपीज की मुंबई से, तो वो मुंबई से परचेज करता है, मुंबई में रजिस्टर्ड है, तो ये उसकी इंट्रा स्टेट परचेज बनेगी। इस पर वो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करेगा, तो उसने 12% इसके ऊपर पे किया है। इसका मतलब इसमें आधा सीजीएसटी है, आधा एसजीएसटी है। तो यहां पर आप देखें तो वो कह रहा है कि 5 लाख पर मैंने 6% सीजीएसटी पे किया और 5 लाख पर मैंने एसजीएसटी पे किया जब मैं इन्हें परचेज करके लाया था। ये कितना हो गया? 30,000 ईच। ओके, आफ्टर वैल्यू एडिशन वो कहता है जी मैंने इसमें कुछ और चीजें जोड़ी हैं, अपना प्रॉफिट जोड़ा, ठीक है, और फिर ये 5 लाख के गुड्स जो थे ये इसने मिस्टर बी को सेल कर दिए। अगेन मिस्टर बी एक रजिस्टर्ड डीलर है महाराष्ट्र का, पर मैं अभी बी की बात नहीं कर रहा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। तो ए ने बी को इसे सेल कर दिया 9 लाख के ऊपर, और फिर उसने इसके ऊपर अगेन 12% का जीएसटी चार्ज किया। नाउ क्योंकि वैल्यू बढ़ गई है, आउटवर्ड सप्लाई 9 लाख की हो गई है, तो 9 लाख पे 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी। नाउ जीएसटी कहता है कि जब भी पर्सन आउटवर्ड सप्लाई करेगा तो जो भी उसका टैक्स बनेगा इसको हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का नाम दे देते हैं। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करने में जो इनपुट टैक्स उसने पे किया था उसको वो यूज कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, और फिर जो बैलेंस टैक्स बचेगा वो उसे गवर्नमेंट को पे करना है। दिस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स। नाउ सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? तो जीएसटी एक्ट ने डिफाइन कर रखा है, सेक्शन 2 में सब डेफिनेशंस दे रखे हैं। उन्होंने कहा जी इनपुट टैक्स के क्रेडिट से हमारा मतलब है आपको क्रेडिट मिलेगा इनपुट टैक्स का। तो हमने कहा अच्छा भाई ये इनपुट टैक्स क्या होता है? तो वो कह रहे इनपुट टैक्स हमने इसके बाद में सेक्शन 62 जो है वहां पर लिखा था। तो मैं आपको बताता हूं इनपुट टैक्स का मतलब क्या है। मैंने यहां पर चलो कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को अच्छा लग जाए, इंटरेस्ट बन जाए, इसलिए मैंने यहां पे लिख के रख लिया, बस एक बार रीड करना है। सर इनपुट टैक्स क्या है? तो इनपुट टैक्स का मतलब होगा इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन। यानी अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो फिर आप इनपुट टैक्स की डिमांड मत कर लेना। कभी पता चले
एज अ स्टूडेंट या एज अ कंज्यूमर कोई पर्सन कहे अच्छा जीएसटी में जो लोग टैक्स पे करते हैं उसका गवर्नमेंट क्रेडिट देती है, वो कहे गवर्नमेंट से लाओ मुझे भी दो, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं। जो इनपुट टैक्स जो भी बेनिफिट है वो रजिस्टर्ड पर्सन को है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन आउटवर्ड सप्लाई करेगा। जब वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा तो ज्यादा वैल्यू पे करेगा, जब वो ज्यादा वैल्यू पे करेगा तो आउटपुट टैक्स लेके आएगा बहुत सारा, तो थोड़ा सा इनपुट टैक्स लेगा और बाकी हमें दे के जाएगा। ठीक है, तो हमें आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। इनपुट टैक्स का मतलब है सबसे पहले कि इनपुट टैक्स तो इन रिलेशन टू रजिस्टर्ड पर्सन ही बात होगी। ठीक है सर, हम रजिस्टर्ड पर्सन के रिस्पेक्ट में ही पढ़ेंगे इनपुट टैक्स को जब भी पढ़ेंगे। इनपुट टैक्स का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी या यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ठीक है, चार्ज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड टू हिम, यानी ये रजिस्टर्ड पर्सन जो था, ये जो सप्लाई लेकर आया था, जो सप्लाई इसको की गई थी, उस पर जो चार्ज किया गया था सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी, वो कहलाएगा हमारा इनपुट टैक्स। सर आप तो अपने डायग्राम से पढ़ रहे हो, मैंने कहा लो भाई लो, तुम बुक से पढ़ लो, एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज से पढ़ लो। इनपुट टैक्स का मतलब क्या है? इनपुट टैक्स का मतलब है सेंट्रल एसजीएसटी, सॉरी सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, ये सारे के सारे आपके इनपुट टैक्स हैं ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर्ड पर्सन को की गई थी, उस पर जो चार्ज किया गया था जो टैक्स, वो इनपुट टैक्स है। ओके, बट डज नॉट इंक्लूड टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लेवी। तो हमारे यहां पर गवर्नमेंट कहती है कि जीएसटी में जब भी कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाता है, या तो वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करवाता है सेक्शन 9 में, जिसे हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का नाम देते हैं, या फिर वो हमारे पास सेक्शन 10 में स्मॉल टैक्स पेयर बन के रजिस्ट्रेशन कराता है, जिसे हम कंपोजिशन डीलर बोलते हैं। और अगर वो कंपोजिशन डीलर है तो वो जो टैक्स पे करेगा वो कंपोजिशन टैक्स होगा, और जो कंपोजिशन टैक्स होगा उसका कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो कंपोजिशन टैक्स लेती है वो हमसे लो रेट के ऊपर लेती है। यानी कि हे रजिस्टर्ड डीलर, अगर तू किसी कंपोजिशन वाले व्यक्ति से सप्लाई लेके आया था तो उसके टैक्स का क्रेडिट तुझे नहीं मिलेगा। यानी तुझे जो क्रेडिट मिलेगा वो केवल और केवल उस रजिस्टर्ड पर्सन का मिलेगा जिसने तुमसे नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से टैक्स चार्ज किया था। ओके, तो आपने ये बात समझ लेनी है कि इनपुट टैक्स के अंदर कंपोजिशन टैक्स कभी भी शामिल नहीं होगा। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स, इसमें शामिल किया जाएगा आईजीएसटी, जो आपने पे किया था इंपोर्ट करते हुए, जो आपने टैक्स पे किया था सेक्शन 9394 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। तो सर यहां पर ऑथर को लिखना चाहिए था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आपको ध्यान हो तो सेक्शन 93 और सेक्शन 94 सीजीएसटी एक्ट के आरसीएम की बात करते हैं। ये कहते हैं कि एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है। जब भी 93 और 94 में जब भी हम कहेंगे तो रेसिपिएंट अगर कोई गुड्स या कोई सर्विस लाएगा, और अगर हम 9394 में कह रहे हैं कि इसको टैक्स रेसिपिएंट को देना है तो हम उसे आरसीएम का टैक्स बोलते हैं। तो आरसीएम में जो रेसिपिएंट टैक्स देता है वो उसका इनपुट टैक्स बन जाता है। अब सर सीजीएसटी में आरसीएम होता है,
यस। तो आईजीएसटी में भी आरसीएम होता होगा, यस। वो आईजीएसटी में आरसीएम सेक्शन 5 में होता है। ऐसे ही एसजीएसटी में भी आरसीएम होता है, वो सेक्शन 9 में होता है। और यूटीजीएसटी में भी आरसीएम होता है, वो सेक्शन 7 में होता है। तो सभी के आरसीएम को यहां पर लाइन बाय लाइन लिखा गया है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि सीजीएसटी एक्ट में अगर आप आरसीएम पे टैक्स पे करते हो, आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5354 में अगर आरसीएम में टैक्स पे करते हो, सिमिलरली एसजीएसटी एक्ट में भी सेक्शन 9 सेम कॉपी है और यूटीजीएसटी एक्ट में भी सेक्शन 3 मेन सेम कॉपी है। तो मैंने उसी को यहां पर लिखा है। अगर आपको लगे कि हाँ ठीक है सर बनाना है तो बना लीजिए। तो इनपुट टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन के रिलेशन में होगा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, जो कि उससे चार्ज किया गया ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेड टू हिम। इसका मतलब यहां पर वो बात कर रहा है जो टैक्स आपने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में पे किया था, चाहे उसका नाम सीजीएसटी था, चाहे उसका नाम एसजीएसटी था, चाहे उसका नाम आईजीएसटी था, चाहे उसका नाम यूटीजीएसटी था, वो आपका इनपुट टैक्स बन जाएगा। नॉर्मली यहां पर किसी भी व्यक्ति को दिक्कत नहीं आती, ये कॉमन सी बात है। लेकिन लॉ ने यहां पर बताया कि कपूर साहब बच्चों को बता देना कि सिर्फ एफसीएम वाला टैक्स ही इनपुट टैक्स नहीं होता। इसके अंदर जो आप इंपोर्ट करके लाते हो, इंपोर्ट पर जो आप टैक्स देते हो, सर इंपोर्ट पर मैं 2 टैक्स देता हूं, एक देता हूं कस्टम और एक देता हूं जीएसटी, वो कहलाता है आईजीएसटी। तो गवर्नमेंट कह रही है कस्टम को भूल जाओ, हम कस्टम की बात नहीं कर रहे। अगर आप गुड्स लेके आए थे तो कस्टम डिपार्टमेंट ने आपसे एक तो कस्टम ड्यूटी ली थी और एक उन्होंने आपसे आईजीएसटी चार्ज कर लिया था, वहीं पर कस्टम ने चार्ज कर लिया था, तो वो भी आपका इनपुट टैक्स बनेगा, आपको उसका क्रेडिट मिलेगा। अगर आपने गुड्स की बजाय सर्विस इंपोर्ट की थी तो सर्विस के लिए कस्टम डिपार्टमेंट जीएसटी नहीं चार्ज करता, हम रिवर्स चार्ज में उसका जीएसटी डिपॉजिट करते हैं। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कपूर साहब आपने इंपोर्ट किया हो, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने इंपोर्ट किया हो और उस पर आईजीएसटी दिया हो, चाहे कस्टम डिपार्टमेंट को दिया हो, चाहे उसने आरसीएम से दिया हो, वो भी इनपुट टैक्स का पार्ट बनेगा। और उन्होंने कहा साथ ही साथ अगर आपने आरसीएम प्रोविजन की वजह से सीजीएसटी में, आईजीएसटी में, एसजीएसटी में, यूजीएसटी में अगर दिया था, मतलब इसका सेक्शन 9 था 9394, इसका 5354, 9394 और इसका था 7374, इसमें आरसीएम की वजह से टैक्स दिया था, वो भी आपका इनपुट टैक्स बनेगा। लेकिन कंपोजिशन टैक्स आपका इनपुट टैक्स नहीं बनेगा। तो बताएं, यहां पर समझने की बात यह है कि यह क्लियर हो जाता है इस डेफिनेशन से कि हमें जो क्रेडिट मिलता है वो किस चीज का नहीं मिलता। तो हमें नॉन जीएसटी टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता, तो इंपोर्ट के ऊपर एक टैक्स और लगा, कस्टम ड्यूटी, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। जीएसटी में एक सेस लगता है, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो यहां कहीं मेंशन्ड नहीं है। और अगर एक्साइज दी थी किसी कारण से, नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। आगे बढ़ता हूं, अब आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूं जिससे जब हम इस चैप्टर की और डिटेल में जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए, ये जीएसटी है, यहां पर गुड्स भी हैं और यहां पर सर्विसेज भी हैं। तो जब हम जीएसटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जीएसटी का लॉ पढ़ेंगे, तो जीएसटी कह रहा है कि कपूर साहब जब भी कोई रजिस्टर्ड पर्सन आउटवर्ड सप्लाई करता है तो उसके लिए वो कुछ इनवर्ड सप्लाई भी तो लेता है। मैंने कहा बिल्कुल लेता है। वो इनवर्ड सप्लाई गुड्स की ले सकता है। मैंने कहा हाँ। वो कह रहे गुड्स हमारे पास ना 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल गुड्स और एक होते हैं इनपुट। कैपिटल गुड्स मतलब विच आर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी आप मशीनरी खरीद के लाए और आपने बुक्स में उसे कैपिटलाइज किया, एसेट बनाया,
तो क्या सर अगर मैं मशीनरी खरीद के लाया, उसके इनवॉइस में अगर मुझे जीएसटी पे करना पड़ा, क्या वो भी मेरा आईटीसी बनेगा? यस बनेगा, पूरा बनेगा। सर मशीनरी बहुत महंगी थी, उसमें बहुत बड़ा टैक्स था, मशीन तो आगे कई सालों तक इस्तेमाल होगी, तो उसका जो टैक्स पे किया था वो मुझे आज मिल जाएगा? हाँ, पूरा मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा। तो अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स परचेज किए थे तो उसका आईटीसी आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आप कोई मटेरियल खरीद के लाते हो और मशीनरी से मटेरियल लगा के कुछ प्रोडक्शन करते हो, या आप ट्रेडिंग करते हो, गुड्स को खरीद के लाते हो और गुड्स को आगे सेल कर देते हो, तो वो गुड्स भी आपके इनपुट माने जाएंगे। लेकिन उन गुड्स को हम बोलते हैं गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। उसको अलग से लॉ ने डिफाइन किया और लॉ ने कहा कि आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन है आपको उसका भी आईटीसी मिल जाएगा। यानी गुड्स कितने तरीके के हैं? 2 तरीके के हैं। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन ये है जो आप अपने अकाउंट्स में कैपिटलाइज कर लो, कैपिटल गुड्स, उसका भी क्रेडिट ले लो, पूरा ले लो। हाँ, जो सामान आप खरीद के लाए उसका भी क्रेडिट ले लो, हाँ जी पूरा ले लो। सर अगर हमने कोई सर्विस ली हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विस ली, किसी की सर्विस ली, जॉब वर्क की सर्विस ली, तो लॉ ने कहा ठीक है, उस पर भी अगर आपने कोई जीएसटी दिया था उसका भी आईटीसी आप पूरा का पूरा ले सकते हैं। ठीक है सर, बहुत मजा आ गया। अब सर क्या अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं तो मुझे हमेशा 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 मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिल जाएगा? गवर्नमेंट ने कहा हाँ भाई, हम जीएसटी का क्रेडिट क्यों देते हैं? ताकि कास्केडिंग इफेक्ट ना आ पाए। अब कास्केडिंग इफेक्ट हमने इंट्रोडक्टरी चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया था। मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि टैक्स की वजह से महंगाई ना बढ़े, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट देंगे। तो आपको अब क्योंकि आप मेन लॉ के अंदर आ गए हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसकी चिंता नहीं करनी कास्केडिंग इफेक्ट के बारे में। कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले आ जाएं और वो कहें जी आपने क्रेडिट लिया था। मैं कह रहा हूं हाँ जी मैंने लिया था। वो कह रहे जी आपका क्रेडिट बनता नहीं था। मैं कह रहा हूं बनता नहीं था का क्या मतलब है? मैंने क्रेडिट लिया था, तुम साबित करो क्यों नहीं बनता था। तो आजकल क्या आप देखते हो ना न्यूज चैनल के ऊपर बहस का बहुत मुद्दा है, तो एक की ड्यूटी लगानी पड़ेगी कि भाई कौन साबित करेगा। अब आप कोर्ट में पहुंच जाएं, एक पर्सन ए दूसरे पे आरोप लगा रहा है, दूसरा पर्सन पहले वाले पे आरोप लगा रहा है, तो किसी की ड्यूटी तय करनी पड़ेगी, भैया साबित कौन करेगा। तो एक बात बस ऐसी समझ लीजिए कि कभी भी ये डिस्प्यूट आया तो गवर्नमेंट कहती है कपूर साहब देखिए हम एक सिस्टम बनाएंगे, पोर्टल बनाएंगे, पोर्टल के ऊपर आप बताएंगे ना, क्योंकि हम आपके घर में नहीं बैठे हुए, आप बिजनेस करते हो, इनवॉइस लेके आते हो, हमें कई बार बता देते हो कि मेरा इतना इनपुट टैक्स बनता है, और हम देखो आप पे विश्वास करते हुए आपको दे देते हैं। कल को डिस्प्यूट हो जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर आएगा? तो लॉ कहता है कि सेक्शन 55 जीएसटी का ये कहता है कि अगर कोई पर्सन आईटीसी क्लेम करेगा तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा। कल को अगर ये बात हो जाए कि नहीं भैया आईटीसी नहीं बनता था, तो वो उसको प्रूफ करना पड़ेगा। सर वो कैसे प्रूफ करेगा? तो आइए आपको आईटीसी की बातें बताते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसमें हम कई सारे सेक्शन पढ़ेंगे, 16, 17, 18, 19, जिसमें सेक्शन 16 इंपॉर्टेंट है, 17 तो और इंपॉर्टेंट है, क्या बात करें। तो अब समय क्या लगाना, आगे चलते हैं। और इसमें हम कई सारे इंपॉर्टेंट रूल्स भी पढ़ने पड़ते हैं। तो जब लॉ बनाती है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट कहती है कि लॉ में जब बदलाव करना होगा तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि लॉ कैसे बनता है कैसे बदलता है हमने आपको बताया था। तो लॉ कहती है कि ना हम एक लॉ में पावर बना देंगे कि जब भी कोई बात ऐसी हमें चेंज करनी होगी हम रूल में लिख के बता देंगे। तो रूल को चेंज करना सीधा आसान काम होता है, तो गवर्नमेंट इसलिए रूल भी बनाती है। तो कई बार सेक्शन में और रूल में एक जैसी बातें लिखी हुई मिलती हैं,
तो कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर दो दो बार क्यों लिखा हुआ है। तो रूल एक छोटी पावर है जो कि सेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो सेक्शन से ही रूल अपनी पावर जनरेट करता है, और कई बार सेक्शन में और रूल में सिमिलर बातें ही लिखी हुई होती है। ठीक है, ठीक है सर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 16 को। सेक्शन 16 कहता है कपूर साहब, रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी ले सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी, ऐसे ब्लाइंडली क्रेडिट नहीं मिलेगा। हमने कहा अच्छा जी बताएं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या शर्तें हैं आपकी। उन्होंने कहा सुनिए, सबसे पहले सेक्शन 16(1) में लिखा है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी पहली शर्त तो है कि केवल एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी का क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, every registered person shall subject to such condition and restrictions as may be prescribed। हम कुछ नियम शर्तें बता देंगे। तो उन्होंने कहा इसके लिए हमने रूल बना दिए हैं 36 से लेकर 45, एक एक करके हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। तो आईटीसी मिलेगा ये अलग बात है, लेकिन आईटीसी का इस्तेमाल करने का तरीका हम सेक्शन 49 में बताएंगे, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में बता देंगे कि कैसे इसको सेट ऑफ करना है, किस टैक्स को किससे सेट ऑफ करना है। ठीक है सर, शर्तें बाद में बता देंगे, मैनर भी बता देंगे। तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू हिम, जो उसको सप्लाई की गई थी, यानी इनवर्ड सप्लाई के ऊपर आईटीसी मिलेगा। लेकिन एक शर्त है कि वो जो आपने गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई ली थी वो या तो आपने यूज किए थे या आप इस उम्मीद से लेके आए थे कि आप उसे यूज करेंगे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आप जो गुड्स लेके आए थे क्या वो आपने बिजनेस में इस्तेमाल किए थे? सर अभी तो खरीद के लाए। लॉ कहती है कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं कि आप जो खरीद के लाए हैं वो आप बिजनेस में कल को यूज कर लोगे, आपको पूरा क्रेडिट मिल जाए, इसीलिए हमने आपसे कहा कोई बात नहीं हम आपको दे देते हैं, इंटेंशन से भी दे देंगे। विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी आप उन्हें ना बिजनेस में इस्तेमाल करोगे तभी हम क्रेडिट देंगे। अब आपको पता है हिंदुस्तान है तो लोग घर पे कुछ खरीदना हो तो अपने बिजनेस के नाम से बिल बनवा लेते हैं, कह रहे लो जी हम दिखा देंगे बिजनेस के नाम से खरीदा। तो ठीक है, थोड़ा बहुत दाल में काला चलता है, पर लॉ ने लिखा है कि देखिए ऐसा मत करिएगा, ईमानदार सिटीजन बनते हुए जो बिजनेस के लिए इनवर्ड्स आप लेके आ रहे हैं सप्लाईज, उन्हीं का आप क्रेडिट लीजिएगा। मतलब घर का इन्वर्टर हो, चलो यार बिलिंग ऑफिस में करा लो, घर का कंप्यूटर हो बिलिंग ऑफिस में करा लो, ये सब चलता है, छोटी मोटी चीजें लोग करते हैं, लेकिन एज अ ऑनेस्ट सिटीजन वो कहते हैं आपको ऐसा नहीं करना, हम जब पकड़ेंगे और पता लग गया तो फिर आपको टैक्स भी लेंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, आपको बुरा लगेगा। यानी बिजनेस वाली चीज़ों का क्रेडिट लेना। और अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपने कोई चीज़ परचेज की हो और वो घर के लिए कर लियो तो उसका आगे चल के रूल आएंगे, मैं समझाऊंगा, अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी करके रूल्स आएंगे, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लॉ कहती है कि देखिए ये जो आपको आईटीसी मिलेगा, ये आप हमें ये मत कहना कि जी मैं आपके ऑफिस में आ रहा हूं मुझे उतना कैश वापस कर दो। गवर्नमेंट कह रही है नहीं, ये दरअसल ना आपके एक ई क्रेडिट लेजर में चला जाएगा, यानी जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसके जो पोर्टल बनता है गवर्नमेंट का, वहां पर एक ई लाइबिलिटी रजिस्टर होता है, एक ई क्रेडिट रजिस्टर होता है और एक ई कैश लेजर होता है। तो ये आपके क्रेडिट लेजर में जमा हो जाएगा, वहां आपको दिखाई देगा, जैसे आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस आता है, विड्रॉ नहीं होगा। ठीक है सर, तो यानी कि सर जो आईटीसी मिलता है वो रजिस्टर्ड पर्सन को मिलता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। किसको नहीं मिलेगा? उनको नहीं मिलेगा जो सेक्शन 10 में कंपोजिशन
डीलर बन के रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको ये नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं कि हमने, कपूर साहब ये बात हमने कही भी थी आपको कि जो टैक्स आप पे करते हैं कंपोजिशन लेवी में, वो तो हमारी इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में नहीं था। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? कह रहे हाँ कपूर साहब अभी तो आप पढ़ कर के आए। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता। कह रहे लो जो चेक करो, चेक करो कि इनपुट टैक्स में कंपोजिशन टैक्स को एक्सक्लूड किया जाता है। ओ लीजिए, तो ये देखिए मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया। सेक्शन 16(1) में आपने पढ़ा कि हर रजिस्टर्ड पर्सन एंटाइटल्ड है आईटीसी लेने के लिए उन गुड्स और सर्विसेज के लिए जो वो बिजनेस में यूज कर चुका है या वो बिजनेस में यूज करेगा। उसका क्रेडिट उसके ई क्रेडिट लेजर में जाएगा अगर वो कुछ कंडीशन और शर्तों को फुलफिल करता है तो। इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी हैं और ये किस तरीके से यूज होगा ये हम सेक्शन 49 में बताते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ठीक है सर, समझ गए। तो बेटे सेक्शन 16(1) हमें छोटी सी बात कहता है, खत्म हो गई। लीजिए, एक रजिस्टर्ड पर्सन क्रेडिट लेगा, एक एक्सेप्शन है, कंपोजिशन वाले को नहीं मिलेगी और आपको तभी मिलेगी जब आप इसे बिजनेस में यूज करेंगे या इसको यूज करने की इंटेंशन रखते हैं और ये आपके ई क्रेडिट लेजर में आ जाएगा, कैश में पेमेंट नहीं मिलेगी। यूटिलाइजेशन करने का तरीका हम सेक्शन 49 में बताएंगे, वो नेक्स्ट चैप्टर में कवर हो जाएगा। तो बेटे यहां पर मैंने जो लिखा, ये लिखा कि सर जो आईटीसी का क्रेडिट है वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां से अब आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये इतने वो नहीं है टेक्निकल कि वो यहां से ज्यादा पूछेंगे। तो सर क्या कोई और कंडीशन भी है? उन्होंने कहा हाँ, सेक्शन 16 में भी हम बहुत सारी बातें आईटी से रिलेटेड करेंगे। अब इसमें आते हैं सब सेक्शन 2 के ऊपर। यह है हमारा सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 कहता है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो कि एंटाइटल्ड है आईटीसी लेने के लिए अगर वो ये 4 कंडीशन और फुलफिल करता है, यानी 16(2) में 4 बातें लिखी गई हैं। तो पहले हम 4 बातों को जरा अपने माइंड में सेट कर ले, फिर हम उसकी डिटेल्ड बातें करेंगे। ठीक है सर, मैंने यहां पर आपके लिए बनाया है, अच्छा लगे तो आप नोट कर लेना। सेक्शन 16(2) कहता है कुछ कंडीशंस और भी हैं अगर आपको आईटीसी चाहिए। तो हमने कहा अच्छा बताइए। गवर्नमेंट कहती है कि देखो कपूर साहब, कोई भी व्यक्ति आएगा और कहेगा कि मेरा आईटीसी बनता है, मैंने कुछ सामान खरीदा था, तो इस बात के लिए कैसे कोई एविडेंस तो होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने कहा तो ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि उस व्यक्ति के पास, जो रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी क्लेम करेगा, उसके पास पोजेशन में होना चाहिए टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट। वो किस बेसिस के ऊपर आईटीसी क्लेम कर रहा है, उसने टैक्स पे किया था, क्या उसके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है कि वो साबित कर सकता हो? तो उसके पास क्या होना चाहिए? उसके पास होनी चाहिए टैक्स इनवॉइस, उसके पास होना चाहिए डेबिट नोट। इनवॉइस और डेबिट नोट। अब इनवॉइस कई तरीके की होती हैं, तो इसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ी देर में पढ़ेंगे। दूसरा, उस व्यक्ति ने क्या गुड्स को रिसीव कर लिया है, क्या सर्विसेज को रिसीव कर लिया है। मतलब खाली बिल होने से गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको आईटीसी नहीं देंगे, ये साबित भी करो जेन्युइन ट्रांजैक्शन है तो गुड्स भी तो आए होंगे आपके पास। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से झूठा बिल लेकर के आ गए हो। मैंने कहा नहीं नहीं, हम अच्छे सिटीजन हैं। कह रहे तो अच्छे सिटीजन हो तो कपूर साहब बता दो, इनवॉइस ले आओ। कई बार होता है ना, हाँ सर इनवॉइस ले जाओ, गुड्स हम पीछे से भेज रहे हैं, तो आ जाने दो गुड्स, जब गुड्स आ जाए तब क्रेडिट ले लेना। ठीक है, हो सकता है कि मैंने 31 जनवरी को कोई गुड्स परचेज किए और मैंने बिल ले लिया, अब मेरे को गुड्स की डिलीवरी फेब मंथ में हुई,
तो फिर क्रेडिट भी फेब मंथ के अंदर मिलेगा, जैन मंथ के अंदर नहीं मिलेगा। तो खाली इनवॉइस नहीं होनी चाहिए, इनवॉइस भी होनी चाहिए, और गुड्स या सर्विस जिसकी वो इनवॉइस है वो आपको रिसीव हो गई होनी चाहिए। तीसरा एक धमाकेदार बात है, टैक्स पेड बाय द सप्लायर। अब मान लीजिए मैं अपने बिजनेस करने के लिए मार्केट में गया और मैं एक फर्नीचर परचेज करके लाया, मैंने उसको बिल के साथ दे दिया, पैसा भी दे दिया, मैंने कहा लो भाई, उसने मुझे डिलीवरी भी कर दी, अब मेरे पास बिल भी है, मेरे पास सामान की डिलीवरी भी हो गई है, और मेरे पास अब मैं क्रेडिट लेने जा रहा हूं। गवर्नमेंट कहती है कि देखो शुरू में ना हम आपको प्रोविजनल बेसिस पर आपकी बात सच मान के आईटीसी दे देते हैं, पर यह बात याद रखना कि अगर उस सप्लायर ने हमें टैक्स के पैसे नहीं दिए तो हम आपका आईटीसी वापस ले लेंगे। मैंने कहा देखो मैं तो ईमानदार आदमी हूं, उसको दे के आया हूं, वो नहीं देता। गवर्नमेंट कहती है कि देखिए गवर्नमेंट के काम ऐसे नहीं हो सकते। तो आप सही हैं कि आप अपने पार्ट पर ठीक हैं, लेकिन अगर सप्लायर भाग जाता है, चोरी चकारी कर देता है, टैक्स जमा नहीं करता है, तो फिर हम आपको क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। अब इसे मैं लिख देता हूं सेक्शन 16(2)(c। याद रखना, कभी कभी मैं इसको रेफर कर दूंगा कि भाई आपको आईटीसी कब मिलेगा, जब सामने वाला पर्सन सेक्शन 16(2)(c के अकॉर्डिंगली टैक्स पे करेगा तब मिलेगा। ये एक हार्डशिप है हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम सब चीज़ नहीं देख सकते। आप बिजनेस करते हुए ध्यान देना, जो भी पर्सन आपको लगे जेन्युइन नहीं है उससे ट्रांजैक्शन मत करना। और फोर्थ कंडीशन है 16(2)(d की कि आप अपनी रिटर्न फाइल करोगे तभी हम आपको आईटीसी का क्रेडिट देंगे। यानी ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, और ये मेरा सी पॉइंट है, और ये मेरा डी पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें से ए बी सी पॉइंट के ऊपर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको बताता हूं कि वो आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर? बुक के पास चलते हैं। नाउ 4 कंडीशंस हैं। क्या आपके पास इनवॉइस है? ठीक है, इनवॉइस के बेस पर भी आपको क्रेडिट मिल सकता है, डेबिट नोट के बेस पर भी आपको क्रेडिट मिल सकता है। इनवॉइस क्या होती है? मान लीजिए मैं गुड्स लेकर के आया और उसने मुझे इनवॉइस बना दी, मान लीजिए 1.5 लाख की, बाद में पता चला कि इनवॉइस कम वैल्यू की बन गई थी, तो फिर वो बाद में दोबारा इनवॉइस नहीं इशू करते। ना तो इनवॉइस कभी दोबारा इशू होती है, ना इनवॉइस कभी अमेंड की जा सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं, आपका इनवॉइस कम बन गया है, एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं, तो आप उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए ना उसको डेबिट नोट इशू कर दिया करो। तो हम डेबिट नोट भी इशू कर सकते हैं। आपको गुड्स और सर्विसेज की रिसिप्ट हो गई है, और जो सप्लायर था उस सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया है, ये भी एक बहुत बड़ी कंडीशन है, और आपने अपनी रिटर्न फाइल कर दिया। ये 4 चीजें होंगी तभी आपको आईटीसी मिल पाएगा। ठीक है, ऑथर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो सेक्शन 16(2) में जो लैंग्वेज है, एक्चुअल लैंग्वेज नहीं लिखी है। अगर एक्चुअल लैंग्वेज कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो वहां लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। वो कह रहे ये ओवरराइडिंग सेक्शन है, तो आपको याद ये रखना है कि इसमें सारी कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी आईटीसी मिलेगा। मतलब अगर आप ये कहो कि 4 में से 3 तो पूरी हो गई, आईटीसी दे दो, वो कहेंगे नहीं। ठीक है सर। अब सेक्शन 16(2)(a कहता है कि कोई रजिस्टर्ड पर्सन, नो रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू क्रेडिट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज अनलेस, जब तक के उसके पास टैक्स का इनवॉइस या डेबिट नोट जो कि सप्लायर ने दिया था वो ना हो, वो आईटीसी नहीं ले सकता। ओके,
अब यहां पर गवर्नमेंट ने फर्दर अमेंडमेंट की है और 16(2) ये बीच में घुसाया है। ये कहता है कि इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ रूल 36(4) है, ये अलग बात है, और वो 16(2)(c) जो मैंने मार्क किया है वो अलग बात है, मैं समझाता हूं। ये कहता है सेक्शन 16(2)(a) जो कि अभी से इंट्रोड्यूस हुआ है, ये कहता है डिटेल्स ऑफ इनवॉइस या डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट, जिसकी बात सेक्शन 16(2)(a) कर रहा है ना, हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर in the statement of outward supplies and such detail have been communicated to the recipient of such invoice or such debit note in the manner as specified in section number 37। अब सर इस बात का मतलब क्या है? देखिए, ये है सप्लायर और ये है रेसिपिएंट। इस रेसिपिएंट ने आईटीसी लेना है, इस रेसिपिएंट के पास इनवॉइस है, इनवॉइस के बेस पर आईटीसी मिल सकता है। इस रेसिपिएंट के पास डेबिट नोट है, डेबिट नोट के बेस पर भी आईटीसी मिल सकता है। और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, थोड़ी देर में बताता हूं, उनके बेस पर भी आईटीसी मिल सकता है। तो जब सप्लायर ने इसको इनवॉइस दी थी, गुड्स भी इसने रिसीव कर लिए थे, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि भाई जब सप्लायर इसको इनवॉइस देता है तो इससे इसके ई क्रेडिट लेजर में एंट्री थोड़ी ना आ जाती है, हमें थोड़ी ना पता लग जाता है कि भैया रिसिपिएंट किससे सामान खरीद के लाया। तो गवर्नमेंट कहती है कि जो सप्लायर होता है वो अपनी आउटवर्ड सप्लाईज, इन आउटवर्ड सप्लाईज को GSTR1 की हेल्प से गवर्नमेंट के पोर्टल पर अपडेट कर देता है। सेक्शन 37 कहता है कि भाई 10th ऑफ फॉलोइंग मंथ का टाइम हमने दिया हुआ है कि 10 तारीख तक ये अपनी आउटवर्ड सप्लाईज चढ़ा देगा, GSTR1 में चढ़ा देगा। जब ये GSTR1 में चढ़ा देगा तो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, गवर्नमेंट के पोर्टल में ऑटोमेटिकली इस रेसिपिएंट की एक GSTR2A जनरेट होती है। अब बुक्स में 2A 2B दोनों टर्म्स आ रही हैं, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बाद में 2A 2B की कहानी को। तो गवर्नमेंट कहती है कि जब ये सप्लायर हमारे पोर्टल पर अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल डालेगा GSTR1 में, तभी तो इसका 2A पॉपुलेट होगा, और जब इसका 2A पॉपुलेट होगा तभी तो इसको क्रेडिट मिलेगा। आईटीसी का क्रेडिट लेने के लिए सेक्शन 16(2)(a) अब ये बात कह रहा है कि अगर इसने आउटवर्ड सप्लाई को उस पर नहीं चढ़ाया तो फिर इसके 2A में ये पॉपुलेट नहीं होगा, इसीलिए इसको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब ये रूल 1 जनवरी 2022 से चेंज हो गया, इसको बोलेंगे 36(4)(1) 1 जनवरी 22 से चेंज हो गया। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले गवर्नमेंट कहती थी अच्छा कोई बात नहीं टैक्स पेयर, हम तेरी बात को मान लेते हैं, अगर तेरे सप्लायर ने इनवॉइस को पोर्टल पर नहीं चढ़ाया तो कोई बात नहीं, हम तुझे प्रोविजनल बेसिस के ऊपर आईटीसी दे देंगे। ठीक है, तो पहले गवर्नमेंट कहती थी कपूर साहब, ये व्यक्ति जो रेसिपिएंट है, ये रजिस्टर्ड पर्सन जो आईटीसी क्लेम कर रहा है, ये जितने इनवॉइस इसके पास हैं, मान लो 15 लाख रुपए के इनवॉइस इसके पास थे जिसका आईटीसी 2A में पॉपुलेट हो रहा है, ये 15 लाख रुपए के हैं, और अगर इसके किसी सप्लायर ने कोई 1-2 बिल नहीं चढ़ाए तो गवर्नमेंट कहती थी जितने आईटीसी चढ़े हुए हैं उसका 20% तक की लिमिट गवर्नमेंट ने बना रखी थी कि प्रोविजनल बेसिस पर आप हमसे क्लेम कर लेना।
फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं नहीं 20% बहुत ज्यादा है, उन्होंने 10% का रूल कर दिया। फिर उन्होंने कहा नहीं 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 10% भी बहुत ज्यादा है, 5% देंगे, और अब उन्होंने मना कर दिया। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अब 1 जनवरी 2022 से गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर सप्लायर ने अपनी आउटवर्ड सप्लाई पोर्टल पर नहीं डाली GSTR 1, तो ये आपके GSTR 2A में पॉपुलेट नहीं होगा, और अगर ये ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा तो आप इसका ITC नहीं ले सकते। बट वो कह रहा है कि मेरे पास तो इनवॉइस है, तो क्या हो गया, मैंने तो गुड्स भी रिसीव कर लिए। गवर्नमेंट कह रही तो क्या हो गया, वो कह रहे तो आप मुझे मना कैसे कर दोगे। तो गवर्नमेंट ने कहा इसीलिए तो हमने लॉ में लो सेक्शन तभी तो डाल दिया कि अब हमने लिख दिया, ये लो हमने लिख दिया सेक्शन 16(2)AA में हमने लिख दिया कि अब आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसकी वजह से 36(4) अब बेकार हो गया। अब 36(4) में आप ये नहीं कह सकते कि अगर उसने सप्लायर ने नहीं चढ़ाई है तो मेरे पास इनवॉइस है, मुझे क्रेडिट दीजिए, इतना % दीजिए, उतना। गवर्नमेंट ने बात ही खत्म कर दी। 16(2)AA जब भी लॉ में और रूल के अंदर कोई बात आ जाए तो लॉ की बात, सेक्शन की बात बड़ी होती है, रूल की बात छोटी होती है। तो यानी 13(4) अब से आपका डिफंक्ट हो गया 1 जनवरी 2022 से। अब वो हमारी बुक कह रही है कि हमने इस क्लॉज को 2AA को इंसर्ट किया है फाइनेंस एक्ट 2021 से, और इसकी इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2022, यानी इस डेट से। अब आप बात समझ लीजिए क्या पोजीशन हो गई, पढ़िए, ठीक है। नाउ अब इसी को रूल की मदद से इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएं इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन से डॉक्यूमेंट्स के बेस पर मिल सकता है, तो देखिए 5 डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए हैं। इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, तो इनवॉइस, सप्लायर की इनवॉइस के बेसिस पर ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर आपको ITC मिल सकता है। दूसरा है सेल्फ इनवॉइस। अगर आप रिवर्स चार्ज में कोई सप्लाई लेकर आते हैं तो सामने वाला पर्सन आपको इनवॉइस नहीं दे रहा, क्योंकि वो हो सकता है अनरजिस्टर्ड हो, तो गवर्नमेंट ने रूल में लिखा है कि इनवॉइस रेसिपिएंट खुद रेस करेगा, इसको बोलेंगे सेल्फ इनवॉइस। लेकिन सेल्फ इनवॉइस केवल उन इनवर्ड सप्लाईज की वो बात कर रहा है जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से ला रहे हैं, मतलब 9(4) और 9(3) की बेसिकली ये बात कर रहा है। डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, यानी डेबिट नोट के बेस पर भी आप अपना ITC क्लेम कर सकते हैं। डेबिट नोट अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई पर्सन क्रेडिट सेल करता है, बाद में अगर वो कहता है कि नहीं थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अमाउंट आपसे चार्ज करना पड़ेगा, तो फिर उस एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए वो इनवॉइस नहीं इशू करता, वो डेबिट नोट इशू करता है। चौथा हो गया बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, तो बिल ऑफ एंट्री के बारे में समझिए। देखिए ये है, सपोज ये इंडिया है, ओके, और ये आउटसाइड इंडिया हो गया। इसको हम बोलते हैं, इंडिया को हम बोलते हैं टैक्सेबल टेरिटरी, और इसको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मान लीजिए आप जब यहां से कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, आपका बिजनेस है, आपने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया, तो जो भी कस्टम डिपार्टमेंट होता है वहां पर आपको जब गुड्स रिसीव होते हैं तो एक डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री। कस्टम में इसकी बात करेंगे, तो बिल ऑफ एंट्री आप फाइल करते हैं और आप यहां पर उन्हें कस्टम ड्यूटी देते हैं, और साथ में और भी ड्यूटीज कुछ होती हैं वो देते हैं, और साथ में कस्टम डिपार्टमेंट को ही आप GST पे करते हैं। तो इस GST का आपको क्रेडिट मिलता है, मैंने बताया था किस बेसिस पर, बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पर।
नाउ तो बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पर आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। सेकंड थिंग, सपोज कीजिए कि आप हेड ऑफिस हैं और आपकी कई सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1 है, ब्रांच 2 है, ब्रांच 3 है। तो हेड ऑफिस ने कोई सर्विस ली, हेड ऑफिस ने कोई सर्विस ली, मान लेते हैं ये 50 लाख रुपए की सर्विस थी जिस पर 18% का जीएसटी था। हेड ऑफिस ने 59 लाख रुपीस की पेमेंट कर दी, 50 लाख का सर्विस, 18% का 9 लाख का टैक्स पे कर दिया। अब हेड ऑफिस कहता है कि ये जो 9 लाख रुपीस है ये मैं अपनी ब्रांचेस से रिकवर करूंगा। तो वो ये जो 9 लाख का टैक्स है वो इनमें डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्यों सर? हेड ऑफिस कहता है कि देखो ये मैंने एक सर्विस ली थी, ये मैंने अपने लिए नहीं ली थी, यस ये सारी मेरे लिए नहीं थी, ये कुछ मेरी ब्रांचेस के लिए भी थी। ब्रांच के लिए पॉसिबल नहीं था ये काम करना, हमारा बिजनेस बड़ा है, फैला हुआ है, तो ये काम मैंने कर दिया। अगर मैंने ये काम कर दिया और मैंने इसकी पेमेंट कर दी तो मैंने ये ब्रांच के बिहाफ पर भी तो काम किया, तो कुछ रिकवरी मैं ब्रांच से भी करूंगा। और फिर ये जो 9 लाख रुपीस हैं जो मैंने जीएसटी पे किया है वो मैंने ब्रांचेस के लिए भी पे किया है, तो वो ब्रांचेस को इसका क्रेडिट ट्रांसफर कर देगा और फिर ये ब्रांचेस अपना क्रेडिट लेंगी। तो हेड ऑफिस क्या बन गया? हेड ऑफिस बन गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये आईएसडी कहलाता है, तो ये कहलाएगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये एक इनवॉइस बनाएगा और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होगा ये इनवॉइस बनाएगा या क्रेडिट नोट बनाएगा या कोई और डॉक्यूमेंट बनाएगा और जिसकी मदद से ये उसका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसके बेस पर भी आप अपना क्रेडिट ले सकते हैं। तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइस। नाउ आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद कर लीजिए कि सर व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू क्लेम आईटीसी, तो आप ये लिख दोगे। अच्छा 16(2)AA कह रहा था कि अगर आपको आईटीसी चाहिए तो याद रखना कि जो सप्लायर है वो गवर्नमेंट के पोर्टल पर GSTR1 की मदद से अपनी आउटवुड सप्लाईज के जो इनवॉइस हैं उन्हें अपलोड करेगा। जब वो अपलोड करेगा तब वो आपके 2A में पॉपुलेट होंगी और तब जाकर के आपको आईटीसी का क्रेडिट मिलेगा। ये बात हमें वो कहता था सेक्शन 2AA। अब हमने जो क्रेडिट लिया हमने एक तो इनवॉइस के बेस पर लिया, एक हमने क्रेडिट डेबिट नोट के बेस पर लिया, ठीक है, एक हमने क्रेडिट सेल्फ इनवॉइस के बेस पर लिया जब मैं आरसीएम की सर्विस दे रहा था। तो याद रखना कि ये आरसीएम की सर्विस के लिए सेल्फ इनवॉइस तो रेसिपिएंट ने खुद बनाया है। एक मैंने बिल ऑफ एंट्री के बेस पर लिया। बिल ऑफ एंट्री किससे लिया? जो विदेश में बैठा हुआ था। जो विदेश में बैठा हुआ था उसने हमारे हिंदुस्तान में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं रखी, तो वो क्यों गवर्नमेंट को आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल देगा? तो यहां पर वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन, वो कौन सी एक्सेप्शंस हैं सेक्शन 16(2)AA की, जहां पर या 36(4) की ऐसी कौन सी एक्सेप्शंस हैं जहां पर अगर आपका इनवॉइस पोर्टल के ऊपर नहीं है तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। तो एक तो आप लिखेंगे कि सर सेल्फ इनवॉइस सप्लायर ने नहीं दी थी तो ये पोर्टल पे नहीं चढ़ेगी, इसका क्रेडिट मिलेगा। बिल ऑफ एंट्री का क्रेडिट मिलेगा आपको क्योंकि ये एक्सपोर्टर विदेश में बैठा हुआ है, ठीक है। नाउ ये पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। सर
एक बात बताइए, मेरे पास इनवॉइस है पर वो इनवॉइस प्रॉपरली फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो क्या मुझे उसका भी क्रेडिट मिल जाएगा? अब गवर्नमेंट को तो आपको लगता है बहाना चाहिए, गवर्नमेंट यहां पर इतनी फेयर है, गवर्नमेंट कह रही है कपूर साहब देखिए, हम किसी को अननेसेसरी तंग नहीं करना चाहते, हम ये कह रहे हैं कि एक इनवॉइस में बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बहुत सारी, लेकिन हमें कुछ इंपॉर्टेंट 6 इंफॉर्मेशन है वो दे देना। एक तो हमें जीएसटी का नंबर बता देना, सप्लायर का बिल पे लिखा होना चाहिए। एक रेसिपिएंट का जीएसटीएन लिखा होना चाहिए। मैंने कहा क्या सप्लायर का एड्रेस नहीं होना चाहिए? वो कह रहे बिल्कुल होना चाहिए। क्या रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए इनकम्प्लीट है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम क्रेडिट देने के लिए सप्लायर का जीएसटीआईएन चेक चाहते हैं, रेसिपिएंट का जीएसटीआईएन चाहते हैं, गुड्स की डिस्क्रिप्शन चाहते हैं, और आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई चाहते हैं, आपका टैक्स का अमाउंट चाहते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5, कोई एक आधी आइटम और हमारी छूट गई क्या? तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई रूल 46 में हमने लिखा है कि अगर आपकी इनवॉइस इनकम्प्लीट भी हो तो उसमें आपने एक तो अमाउंट ऑफ टैक्स ये डालना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विस ये डालनी है, टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई डालनी है, जीएसटीएन नंबर ऑफ सप्लायर डालना है, जीएसटी नंबर ऑफ रेसिपिएंट डालना है, और प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। तो एक और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई, जिससे हमारा टैक्स का हिसाब किताब हो जाए। अगर ये चीज़ें पूरी हैं, फिर कोई चीज़ इनकम्प्लीट है, मान लीजिए आपने गुड्स का या सर्विस का एचएसएन कोड नहीं लिखा, कोई बात नहीं, एड्रेस इनकम्प्लीट था, कोई बात नहीं, हम उन सब बातों को छोड़ देंगे, आपको क्रेडिट दे देंगे। तो आपसे एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताएं कौन से डॉक्यूमेंट्स का इनवॉइस पर कौन से पर्टिकुलर्स का होना जरूरी है। ठीक है, फिर 36(3) कहता है इफ टैक्स इज पेड टुवर्ड्स डिमांड इन्वॉल्विंग फ्रॉड, तो उस केस में आपको आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलता। यहां पर बुक ने बात को ठीक से समझाया नहीं है, वो क्या कहना चाहते हैं, नो इनपुट टैक्स, यस यहां लिखा है उन्होंने, वो कह रहे कपूर साहब पढ़ो ना, ऐसे कैसे कह देते हो हमारे को, वो कह रहे पढ़ो, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स that has been paid in pursuance of any order where demand has been confirmed on account of any fraud, willful misstatement, suppression of facts। तो गवर्नमेंट कह रही है कि देखिए कपूर साहब, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि एक सप्लायर था और एक रेसिपिएंट था, सप्लायर ने इसको सप्लाई की, अब उसने अंडर वैल्यू की इनवॉइस बनाई, या हो सकता है उसने रिड्यूस रेट ऑफ जीएसटी चार्ज कर लिया, बाद में उसको पता चला यार गलती हो गई, तो वो अपनी गलती को सुधार सकता था, वो एक डेबिट नोट बना सकता था, वो खुद ही अपना डेबिट नोट बना दे और इसको दे दे। तो गवर्नमेंट कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको क्रेडिट दे दूंगी। लेकिन हुआ क्या कि यहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए, उन्होंने चेकिंग की, उन्होंने कहा नहीं जी आपने तो गड़बड़ की हुई है, या वैल्यू की गड़बड़ है, या टैक्स का रेट आपने सपोज 5% चार्ज किया हुआ है लेकिन रेट तो 12% चार्ज होना चाहिए था। तो उसने उनको एक्सप्लेनेशन दी, डिपार्टमेंट के लोगों ने लगा कि हाँ नहीं यार ये इससे गलती हो गई। तो अगर ये मिस्टेक है तो वो सेक्शन 73 में मान जाएंगे, कोई बात नहीं, वो कहेंगे ठीक है आप डेबिट नोट इसको इशू कर दो, हमें हमारा टैक्स दे दो। लेकिन अगर उन्होंने पाया कि ये सप्लायर बहुत होशियार है, बहुत सियाना बन रहा है, चालाक है, होशियार बनता है, इसने तो फ्रॉड किया है, जानबूझ के ऐसे घटिया काम किए हैं, तो वो सेक्शन 74 लगा देंगे।
वो कहेंगे कि जब आप गलत काम करते हो, जानबूझ के गलत काम करते हो, तो याद रखना अब आप डेबिट नोट इशू तो कर दोगे रेसिपिएंट को, लेकिन उस पर लिखा जाएगा कि ये 74 के ऑर्डर की वजह से इशू हुआ है, इसलिए रेसिपिएंट को इसका क्रेडिट उपलब्ध नहीं हो पाएगा। सर अगर वो अपनी गलती को खुद सुधार ले तो मिल जाएगा। अगर सर वो डिपार्टमेंट वाले कहें कि हाँ इनसे ऑनेस्टली मिस्टेक हुई थी तो मिल जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने फ्रॉड का केस बनाया है और फिर उस कारण सप्लायर ने कहा ठीक है यार मेरे को तो भर दिया, मैं रेसिपिएंट को एक डेबिट नोट बना के मांग लेता हूं, तो उस रेसिपिएंट को उस वाले डेबिट नोट के ऊपर आईटीसी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके 36(4) तो अभी मैं आपको बता ही चुका हूं कि गवर्नमेंट कहती थी पहले कि अगर सप्लायर 36(4) कहता है, ये जब आया था कि आईटीसी आपको मिल सकता है अगर इनवॉइस या डेबिट नोट फर्निश नहीं की सप्लायर ने पोर्टल के ऊपर, तो मिल सकता है। पहले ये ऐसा कहता था। वो ये कहता था कि अगर इनवॉइस या डेबिट नोट फर्निश नहीं किए सप्लायर ने अपने जीएसटीआर 1 में, तो 20% तक की आईटीसी हम लोग दे देते थे, बट ये लिमिट गवर्नमेंट ने 10% कर दी थी। फिर गवर्नमेंट ने इसको लेस करके 5% कर दिया था, और अब फाइनली गवर्नमेंट ने इस लिमिट को हटा दिया है। उन्होंने सेक्शन 16(2) डाल दिया। उन्होंने कहा चलो रूल में जो बात लिखेंगे लोग मानेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने लॉ में सेक्शन 16(2) में डाल दिया। क्या डाल दिया? उन्होंने डाल दिया कि भैया जब तक अब आपकी पोर्टल के ऊपर वो नहीं डलेगी जीएसटीआर 1 में, आपको क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। तो रूल तो गया भाड़ में। अब रूल जो मर्जी कहता रहे, रूल सेक्शन से बड़ा नहीं होता है ना। तो उन्होंने कहा कि कॉरस्पॉन्डिंगली सेक्शन 37(1) में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं कि जब तक नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मिलेगा आपको इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस और डेबिट नोट, जिनकी डिटेल उसको फर्निश करनी चाहिए थी 37(1) में, उनका क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक वो डिटेल्स इनवॉइस की, डेबिट नोट की फर्निश नहीं कर देता सप्लायर इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 1, या फिर वो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में उसको अपडेट नहीं कर देता। तो ये एक नई टर्म आ गई, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जब तक वो ये नहीं भरेगा, अकॉर्डिंगली जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके 2A कहो या 2B कहो, उसमें वो ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी और उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या हो गई? गवर्नमेंट कहती थी ये हमारा पोर्टल है, ये रजिस्टर्ड पर्सन है। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन पोर्टल के ऊपर मंथली अपनी रिटर्न भरेगा, ये जीएसटीआर 1 भरेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम आपको एक रिलैक्सेशन दे रहे हैं। ये जो सप्लायर था ये कहता था मैं अपना बिजनेस करूं या हर महीने गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर के उनकी फॉर्मेलिटीज को पूरा करूं। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया फॉर्मेलिटी पूरी करनी जरूरी है। सप्लायर कहता था तो मेरा बिजनेस भी तो करना जरूरी है, मेरा क्या होगा? गवर्नमेंट ने कहा क्या चाहते हो? इसने कहा ऐसा है मेरी रिटर्न आप क्वार्टरली कर दो, मेरी रिटर्न आप क्वार्टरली कर दो। क्वार्टरली रिटर्न गवर्नमेंट ने कहा कर देंगे, लेकिन टैक्स मंथली देना पड़ेगा, मंथली टैक्स। रिटर्न क्वार्टरली, मंथली टैक्स, तो इसको QRMT के नाम से हम बुलाएंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप रिटर्न क्वार्टरली दे देना, लेकिन आपके सामने वाला जो पर्सन है, रेसिपिएंट है, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसे हमसे आईटीसी चाहिए, तो आप कम से कम रिटर्न मत भरना, अपनी इनवॉइस की डिटेल फर्निश कर देना। तो पोर्टल के ऊपर जिन लोगों ने क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट किया उनके लिए गवर्नमेंट ने एक नई फैसिलिटी डाल दी कि जो लोग क्वार्टरली रिटर्न भरना चाहते हैं वो कम से कम मंथली अपनी इनवॉइस की डिटेल तो फर्निश कर दो,
सो दैट इसको ये क्रेडिट मिल पाए। तो या तो आप अपनी GSTR1 भर दीजिए या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के मदद से आप अपनी इनवॉइस भर दीजिए, अपलोड कर दीजिए, सो दैट उनको क्रेडिट मिल जाए। ठीक है, अब बेटे यहां पर हमें रुकना पड़ेगा, इतने में ही हमारा समय यहां पर खत्म हो जाता है, तो हम एक क्लास और लगाएंगे। और अभी हम आपको बता देते हैं कि हमने सेक्शन 16 में आपको जो पढ़ाया है वो क्या पढ़ाया है। अभी तक हमने आपको सिर्फ एक तो ये बताया है कि आपके पास पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहां तक हमने आपको बताया है इनवॉइस हो सकता है, डेबिट नोट हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, सेल्फ इनवॉइस हो सकती है, इनके बेसिस पर आप क्रेडिट ले सकते हैं। फिर दूसरी बात मैंने आपको ये पढ़ाई कि अगर आपकी इनवॉइस में कुछ इनकम्प्लीटनेस है तो उसकी वजह से दिक्कत नहीं होगी, हम आपको उसका क्लेम दे देंगे। ठीक है, तीसरी बात हमने आपको ये बताई कि 16(2)AA आ गया है, वो कहता है कि जब तक इनवॉइस नहीं चढ़ेगी अब क्रेडिट नहीं मिलेगा, रूल 36(4) बेकार हो गया। इसके भी मैंने आपको कुछ एक्सेप्शंस बता दिए कि भैया कुछ तो लोग ऐसे हैं जो पोर्टल पे डिटेल डालते ही नहीं है, तो वो क्यों डालेंगे, तो हमने आपको ये बताया है। ओके, कुछ छोटी छोटी सी बातें और हैं। क्या सर थोड़ी क्लास लंबी लेके ही खत्म कर दो? मेरे ख्याल से बेटे लंबी लेने से बात होगी नहीं, क्योंकि फिर आगे हमने कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं, बातें भी समझानी है, तो हम एक क्लास और लगा लेंगे, उससे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। इतनी जल्दी ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी, तो सेक्शन 16 में भी हमारी एक क्लास और लगेगी। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, सी यू।